नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर डीएस नेगी जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना के तीसरे चरण की जंग जीतने के लिए कुछ एक प्रोग्राम जारी किया है, जिसके तहत गाँव में बच्चों को दवाइयाँ दी जाएँगी। बच्चों को जो तीसरे चरण में कहा जा रहा है, कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होने जा रहा है। तो तीसरी लहर को जीतने के लिए बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। तमाम पीकू बनाए गए हैं नए और दवाइयाँ भेजी जा रही हैं गाँव में। 70 लाख किट कल भेजी गई हैं। हमारे साथ डीजी हेल्थ हैं, उन्हीं से हम ये जानेंगे कि ये पूरा प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से योगी सरकार ने तैयारी कर रखी है तीसरी लहर को जीतने की। सर आपका स्वागत है, नमस्कार। आप बताएँ सर कि ये तीसरी लहर का खतरा कितना बड़ा है कोरोना का? कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ा खतरा होगा, तो उसके लिए तैयारी क्या है? देखिए, इसके लिए पीछे रीज़न ये है कि लोगों का कहना है डॉक्टर्स का कि जो अभी तक हमारा 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो जो 18 साल के नीचे के लोग हैं, तो उनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो उन लोग ने अंदेशा जताया है, तो उसी के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ने पूरे प्रदेश में हर जनपद में पीकू की स्थापना के लिए आदेश किए हैं और बल्कि पूरी उनकी तैयारियां हो चुकी हैं। जी। इसमें हम लोग ने ऐसा किया कि जैसे मंडलीय चिकित्सालय है, जी। मंडलीय चिकित्सालय बड़े होते हैं और हाँ। वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हम लोग ने 40 बेड का आईसीयू या एचडीयू और 40 ऑक्सीजन बेड अभी हमने स्टार्ट करा है और जी। जनपद लेवल पे 20 बेड का आईसीयू या आईसीयू या एचडीयू और 20 ऑक्सीजन बेड हमने स्टार्ट किए हैं। जी। ग्रामीण लेवल पे हम लोगों ने 4-4 सीएससी जो है वो चिन्हित करी है। उन 4-4 सीएससी में 10-10 बेड हम लोगों ने आरक्षित किए हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि 2 हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ 2 बाइपैप मशीन भी रखी जाएंगी, ताकि अगर कोई में किसी में दिक्कत ज्यादा हो तो उसको वो किया जाएगा। इसके लिए क्योंकि बच्चों में अलग से इक्विपमेंट्स कुछ लगते हैं, कुछ डिस्पोजेबल्स जैसे ऑक्सीजन मास्क है या जी। वेंटिलेटर के सर्किट हैं, ये जी। सारी चीजें डिफरेंट लगती हैं क्योंकि बच्चों का वेट कम होता है। जी। तो जी। उसके लिए हम लोग ने यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में जो जो चीजों की जरूरत होती है वो उसका हमने इंडेंट भेज दिया है। कई चीजें आ भी गई हैं, कुछ का टेंडर हो चुका है, कुछ का टेंडर प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार हमारा एम ये है कि जून 30 जून तक लगभग हमारे सारे पीकू जो है वो तैयार हो जाए। तो ये हमारा लक्ष्य है और ये सब हम लोगों ने एक हम लोगों ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। जी। एक्सपर्ट कमेटी ने ही पूरा सबने मिलकर उस चीज को कैलकुलेट किया है कि कितने बेड होने चाहिए, कितना इक्विपमेंट होने चाहिए, कितने डिस्पोजेबल होने चाहिए। तो इस तरह से ये तैयारी की गई। सर दूसरा जी, जी, जी आप बात पूरी हो जाए सर आपकी पहले। दूसरा कि जब जैसे गांव में अन्य मुख्यमंत्री जी पूरे इसमें है कि हर सीएससी पीएससी में लेवल में स्वास्थ्य सुविधा जो है उपलब्ध हो। तो इसके लिए कल एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे बच्चों के लिए दवाइयां भिजवाई हैं। इन दवाइयों में 3-4 ग्रुप में ये दवाइयां हैं। जैसे हम लोग 18 साल से नीचे के लोगों का वो कर रहे हैं, तो एक जो है वो 0 से 1 ग्रुप 1 साल वर्ष का ग्रुप का है। उसमें जो है ज्यादातर ड्रॉप्स वगैरह रखी गई हैं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं। जी। तो उसमें पैरासिटामोल सिरप है, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स है और क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे में डायरिया बहुत कॉमन चीज होता है, तो इसलिए जो है ओआरएस के पैकेट्स भी रखवाए गए हैं। तो ये
फिर दूसरा ग्रुप है 5 साल से 12 साल, तो नहीं, 1 साल से 5 साल का, 0 to 1 हो गया, 1 साल से 5 साल। ऐसे जी, बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो इनके लिए सिरप की व्यवस्था करी गई है। तीसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल का, तो इसमें जो, क्योंकि 6 साल के ऊपर हम आइवरमेक्टिन की गोली बच्चे खा लेते हैं, तो आइवरमेक्टिन की आइवरमेक्टिन भी इंक्लूड की गई है पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन सिरप के। तो ये हमारा इस तरह से कल ये सब चीजें रवाना हुई हैं। ये जाएंगी अपने समस्त जनपदों के लिए। कल ट्रक रवाना कर दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको हरी झंडी दिखाई। और फिर इसके बाद में 26 जून को एक कार्यक्रम है, क्योंकि जो निगरानी समिति को आशा बहुएं जो हैं वो हेड करती हैं, तो वहाँ के जो उस क्षेत्र के एमएलए या एमपी महोदय जो हैं उनको वो दवाइयाँ जो हैं वितरित करेंगे, देंगे, ताकि वो घर घर में जाकर इस चीज का वो करें। साथ ही साथ 1 जुलाई से हमारा संचारी रोग कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। उसमें जी, भी एएनएम और वो जाती हैं, तो उसमें हम लोगों ने आपका एक तो दवाइयों के, एक तो कोविड के लिए, दूसरा टीबी, क्योंकि इधर कोविड की वजह से हमारा टीबी कार्यक्रम काफी सफर कर गया था, तो जी, जी। उसके पहचान के लिए, और संचारी रोग के लिए कि जो आपका मच्छर और इस तरह जनित बीमारियां, इनके लिए, ये सारी चीजों के लिए ये कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। जी सर, बड़ा मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक फुल प्रूफ तैयारी है। इस तैयारी के ज़रिए आप सब लोगों तक पहुँचेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करने का क्या तरीका देखा गया है? क्या जो ब जिन बच्चों का जन्म हुआ जैसे 0 से 1 साल के बच्चे, तो क्या सभी बच्चों तक दवाइयाँ पहुँचाई जाएँगी या जब उनमें कोई लक्षण होंगे तब दवाई दी जाएगी? देखिए, ऐसा लक्षण ही की बात है, जैसे कोई भी दवाई जो हम लोगों ने पैकेट में दी है, ऐसी नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए। जैसे जी, कि अगर इनकेस बुखार आता है, तो कोई भी आदमी अगर बुखार आता है तो पैरासिटामोल सिरप देता है, ड्रॉप्स देता है। अगर मल्टीविटामिन एक कॉमन चीज है, डायरिया अगर होता है तो ओआरएस चीज है। बाकी रही जिंक और उसके जो एंटीबायोटिक की बात, वो क्योंकि डॉक्टरी सलाह से ही देना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको पीएससी और सीएससी लेवल पे रखा जाए, और जब डॉक्टर जो है परीक्षण कर लेगा तो उसको जो है वो दिया जाएगा। अदरवाइज अननेसेसरी एंटीबायोटिक देने से रेजिस्टेंस डेवलप करने की प्रॉब्लम होती है। सर, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, पीकू सेंटर बनाए जा रहे हैं। आपने बताया कि ब्लॉक स्तर पर जो पीएससी, सीएससीज़ हैं, उन सब में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में, वैसे पूरे देश में ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक की कमी है, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की कमी है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? कैसे इसको मीट आउट करेंगे सर? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने यही जो बात है, हम लोगों ने, हमारे पास 2 स्किल लैब्स हैं, एक लखनऊ में है, एक नोएडा में है। तो जी, हम लोगों ने इसका डॉक्टर्स का पीडियाट्रिशियन को बुलाया है, साथ में मेडिकल ऑफिसर को, नर्स मेंटर को बुलाया है, नर्स को बुलाया है। तो इस प्रकार ये करने से जब हम उनका प्रशिक्षण पूरा करा रहे हैं, 5वां बैच आज खत्म होने जा रहा है दोनों जी, जगह पे। ये लोग जो है, पहले हम लोग ने मेडिकल कॉलेज से और या आरएमए, ये एसजीपीजीआई से एक्सपर्ट्स बुलाए, उन्होंने ट्रेनिंग दिया। फिर उसके बाद में हमने जो उनमें से अच्छे थे उनको एज ए ट्रेनर रखा। तो दूसरा, मेडिकल कॉलेज जो होता है वो जूम की तरह, जूम के द्वारा भी ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन जी, जूम की ट्रेनिंग में क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया है। और ये जो डॉक्टर प्रशिक्षित होंगे और नर्सें जो प्रशिक्षित होंगी, इसके बाद अपने अपने जनपद में जाकर शेष डॉक्टरों को, चाहे वो
मेडिकल ऑफिसर हों या स्टाफ नर्सेज हों, उनको ट्रेन करेंगे। और मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कुछ ही लोगों को, जिसमें कि हमें ट्यूब डालते हैं या वेंटिलेटर पे उस तरह से लगाते हैं, उसकी जरूरत होती है। जो दो और वेंटिलेटर के माध्यम से ही दो और चीजें हैं कि बाईपैप है या एचएफएनसी है, तो इसके लिए कोई बहुत एनेस्थेटिस्ट की या पीडियाट्रिशियन की आवश्यकता नहीं होती है। और जी, जी। इवन स्टाफ नर्सेज अगर कायदे से उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो वो किया है, तो वो वेंटिलेटर भी हम लोग ने यहाँ पे रखवाए हैं, साथ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाया है, ताकि उनको हैंड्स ऑन हो जाए, उनको हर चीज की बारीकियां बता दी जाए। सर एक इस अभियान पर आते हैं आपके जो ये 4 चरणों में जंग को जीतने का ऐलान किया गया है। इसमें पहले चरण में कहा गया है कि स्वच्छता, साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल। ये क्या मतलब है सर? इसका इसका किस तरीके से लोगों को समझाना है या लोगों को किस तरीके से उनका कंसर्न पैदा करना है कि वो कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहें और जंग जीती जाए? देखिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? वो जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये है कि आप एक तो मास्क लगा के रखें, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। जी, जो स्वच्छता है, वो कोई भी चीज हो, कोई भी इंफेक्शन अगर होता है तो गंदगी की पहली सबसे कारण होता है। तो अगर हम अपने हाथ, जैसे हाथ धोना बार बार होता है, वो भी एक स्वच्छता का ही पार्ट है कि हाथ बार बार धोना। आप फेस पे वो लगाओगे तो कम से कम मास्क लगाओगे तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करना। फिर दूसरी चीज ये है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम अपने लोगों को इम्यूनाइजेशन वो करें। अभी आप देखेंगे इस जून के माह में ही इतना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है। तो हर ग्रुप में, जैसे कि हमने बताया कि पीडियाट्रिक पीकू वगैरह, अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो बिना माँ बाप के एक तो नहीं रह सकते, एक जी, अटेंडेंट उनके साथ जरूरी है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अभिभावक स्पेशल बूथ भी बनाए वैक्सीनेशन के, जी, कि जी, जी। ताकि जो फादर या मदर को रहे वो भी इम्यूनाइज हो। उसके लिए ये कंडीशन है कि उनका बच्चा जो है वो छोटा होना चाहिए, तो उसके आधार कार्ड वगैरह वो प्रूफ देख के तभी उनको अभिभावक स्पेशल में। तो ये सारी चीजें को एक साथ देखते हुए एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि अगर यदि इस तरह से थर्ड वेव हमारी आती है और उसमें हमारे बच्चे ज्यादा संक्रमित होते हैं, तो हम तैयार रहें कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे हमारे इक्विपमेंट्स हों, चाहे बच्चों से रिलेटेड हमारी बेड्स हों, हर चीज के लिए हम लोग तैयार रहें ताकि कोई दिक्कत ना आए। सर ये स्पेशल अभिभावक टीकाकरण क्या है? क्या जो बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चों की उम्र को देखते हुए उनके अभिभावक को प्राथमिकता दी जाएगी जी टीकाकरण? जी जी, वही इसके का ये, क्योंकि वो अगर उनका बच्चा जो है संक्रमित होता है तो उस बच्चे को देखभाल के लिए वो साथ में रहेंगे, तो कहीं जी, उनको भी संक्रमण ना हो जाए, या उनसे संक्रमण जो है अभिभावक से, क्योंकि अभिभावक जो है वो बाहर जाता है, नौकरी करता है, तो ये सारी चीजें तो हो सकता है वो बाहर जा रहा है, वहां से वो इन्फेक्शन लेके आए और अपने बच्चे को इन्फेक्ट कर दे। या इसको दूसरी तरफ से ले सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे के साथ रह रहा है तो बच्चे के द्वारा उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये अभिभावक जो स्पेशल जो है वो प्लान किया गया। ठीक सर इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ऐसे ही अन्य अवसरों पर भी बात करके और सारी जानकारी इकट्ठा करता रहूँगा। चूँकि ये काम सतत चल रहा है, तो हमारा इंटरव्यू भी सतत होता रहेगा, बातचीत भी सतत होती रहेगी, लोगों को मैं बताते रहेंगे। एक एक मिनट आपको और लूंगा कि जनता के लिए मेरा ये मैसेज है कि कोविड के केसेस हमारे कम हो गए, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क हर समय लगाना, केस कम हो गए हैं तो भी मास्क लगाना ना छोड़िए। दूसरी, बार बार हाथ धोइए। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। ये अगर चीजें करेंगे तो इन्फेक्शन
का ये डाटा ये बताता है कि इन्फेक्शन का जो है स्प्रेड जो होगी बहुत कम होगी, और हम और हमारा देशवासी जो है वो कोविड से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग आपकी सलाह को मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी बड़ी कर रखी है, पीकू सेंटर बनाए जा रहे हैं, निगरानी समितियां हैं, दवाइयां भेजी जा रही हैं। लेकिन अगर कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो प्रोटोकॉल आप लोगों की तरफ से दिया गया है वो लोगों ने नहीं माना, तो शायद चूक हो जाएगी। तो इस चूक से हम सभी दर्शकों को भी बचना है, सारे समाज को बचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इसके लिए प्रणाम कि आप एक मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।